हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जाम में आपको जरूर एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको मैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि बहुत इजीली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं एंड एग्जामिनेशन में इनकी हेल्प से आप सभी बहुत इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर तो किया ही जाएगा। साथ ही आपकी फाइनल रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के साथ लाइव क्लासेस में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं बताऊंगी जिसकी मदद से बहुत इजीली आप सब करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मोस्ट अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड रिविजन के लिए 5000 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि ना सिर्फ आपके स्टेट के पीवाईक्यूज बल्कि अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हैं, जो कि आपके पेपर में एज इट इज भी देखने को मिल सकते हैं। और इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन मिलती है, ताकि अगर कहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो ये नंबर दे रही हूँ, आप इस पर कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं। आप किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन शुरू कर सकते हो। कभी अगर लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं आपकी, तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। सो मार्च 2023 का सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा है अ कोहॉर्ट इज अ पॉपुलेशन हुज मेंबर्स हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। ओके, सो रिसर्च एप्टीट्यूड में देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पॉपुलेशन और सैम्पलिंग यानी कि जनसंख्या और नमूनाकरण के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब यहाँ पर कहा है कि जो पॉपुलेशन होती है यानी कि टोटल कैंडिडेट्स जो हमारे सामने होते हैं, उसमें एक टर्म यूज की जाती है कोहोर्ट। एंड कोहोर्ट क्या करता है, ये बोलता है कि जितने भी मेंबर्स को हम एज अ सैंपल सेलेक्ट करते हैं, उनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप ग्रुप में से 1000 लोगों के ग्रुप में से आपको 50 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो आप रैंडम सिलेक्शन नहीं करोगे, आप किसी बेसिस पे करोगे। जैसे मान लीजिए आप उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करोगे जिनके 90% से ज्यादा आते हैं, या फिर आप उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हो जो कि बास्केटबॉल खेलते होंगे। ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है। तो ये कहता है कोहोर्ट पॉपुलेशन, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, कोहोर्ट स्टडी बेसिकली एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हम लोगों ने पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हम लोगों ने पढ़ी थी, जो कि सैंपल्स के लिए हमें हेल्प करती है। सो कोहोर्ट जो है ये भी उसका ही एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद आती है स्टेटमेंट नंबर 2। इन अ प्रोस्पेक्टिव स्टडी द रिसर्चर रिलाइज ऑन पीपल्स मेमोरी एंड रिकलेक्शंस ऑफ द पास्ट। सो प्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या होती है, देखो प्रोस्पेक्टिव स्टडी बेसिकली जो हम लोगों ने ये कोहोर्ट पढ़ा इसी से रिलेटेड होती है। कोहोर्ट स्टडीज प्रोस्पेक्टिव स्टडी का ही एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। ओके, सो प्रोस्पेक्टिव स्टडी, जिसको कि भविष्यालक्षी अध्ययन कहा जाता है, इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन होता है, जो भी रिसर्चर होता है या पॉपुलेशन का कैंडिडेट होता है, they are followed over time and data about them is collected as their characteristic or circumstances changes। ठीक है, सिंपल से इसमें देखते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा है इन अ प्रोस्पेक्टिव स्टडी द रिसर्चर रिलाइज ऑन पीपल्स मेमोरीज एंड रिकलेक्शंस ऑफ द पास्ट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें लोगों की मेमोरी, लोगों ने पास्ट में क्या किया था, पास्ट में उनके किसी चीज को लेकर क्या एक्सपीरियंस थे, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है। लेकिन इसमें कहा है रिलायज ऑन, तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से निर्भर होते हैं। इसकी वजह से, सिर्फ एक इस शब्द की वजह से क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी अगर लिखा होता समटाइम्स रिलायज ऑन। ठीक है, ये पूरी तरह से लोगों की मेमोरी और उनके पास्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ट्रू है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च मीन्स a defined aggregate of something which is the which is the focus of study। okay, so देखो इसमें क्या हो गया, हम लोगों ने देखा था एक सैंपल है,
फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉलेज में चले गए आप, 1000 स्टूडेंट्स आपके सामने हैं। अब 1000 लोगों का सर्वे तो नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आपको सैंपल में सिर्फ 100 लोगों को सेलेक्ट करना है। अब 100 लोगों को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है कि आपने टॉप 100 रैंक वाले स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, 5 या 6 फीट के बीच में है, चलो ये मान लो। उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें यही कहा है कि पॉपुलेशन जो होता है रिसर्च में, एक एग्रीगेट होता है किसी भी चीज़ का, स्पेशली फोकस्ड ग्रुप में। मान लीजिए अगर मेरा सोशल वर्क से रिलेटेड रिसर्च है, तो मैं 1000 में से ऐसे लोगों को सिलेक्ट करूँगी जो कि सोशल वर्क में एक्टिव हैं। अगर मेरा गेम्स से रिलेटेड कोई रिसर्च है, तो मैं ऐसे लोगों को सेलेक्ट करूँगी जो कि गेम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है? सो ये होते हैं फोकस्ड ग्रुप। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 बोलती है सैंपल इज़ अ सब एग्रीगेट ड्रॉन फ्रॉम अ डिफाइंड एग्रीगेट टू रिप्रेजेंट इट, ठीक है? सो यही है कि एक ऐसा बड़े सैंपल में से छोटे सैंपल को, ज़्यादा लोगों में से छोटे कम नंबर ऑफ पीपल को सेलेक्ट करना इज़ कॉल्ड दी सैंपल। ओके, सो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है? साहित्यिक चोरी। कॉमन नॉलेज और कोइंसिडेंटल टर्म्स, up to how many consecutive words shall be excluded while checking similarity for detection of plagiarism। अब देखो प्लेजरिज्म को ना सिंपल भाषा में डुप्लीकेसी बोलते हैं। अब मान लीजिए कि ये कोई, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ दे रही हूँ, कोई 2-3 पेज के मैं आपको नोट्स दे रही हूँ ये बोलकर कि ये मैंने बनाए हैं। लेकिन वो अगर मैंने किसी भी वेबसाइट से, किसी बड़ी कंपनी से खरीद कर वो मैं अपने नाम से बेच रही होंगी, तो वो क्या हो गया? प्लेजरिज्म हो गया कि मैं साहित्यिक चोरी कर रही हूँ। मैं किसी की मेहनत का, किसी के डेटा को अपना नाम देकर आगे काम करवा रही हूँ। तो छोटी-सी डेफिनिशन दी है प्लेजरिज्म की रिसर्च के हिसाब से। सो इसमें कहा है कि कितने, up to how many consecutive words shall be excluded। सो इसमें टोटल 14 वर्ड्स को एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है? ओके, 14 को एक्सक्लूड किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी, अगर एकेडमिक्स की इंटीग्रिटी की बात कर रहे होंगे, उसके प्रमोशन की बात कर रहे होंगे, द इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रेशन पैनल, जिसको कि आप IAIP के नाम से भी जानते हो, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? तो उसका आंसर होगा 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से छोटे-छोटे से क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन पार्टिसिपेंट्स ड्रॉप आउट ऑफ अ स्टडी लीडिंग टू चेंज इन द नेचर ऑफ द सैंपल। अब देखो, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा है कि जब भी एक प्रतिभागी किसी अध्ययन के बीच में ही बाहर हो जाता है, जिससे प्रदर्शन प्रतिदर्श के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जिससे कि जो सैंपल था, जो काम करने का तरीका था, वही चेंज हो जाता है। तो इससे आंतरिक वैधता को निम्नलिखित में से कौन-सा खतरा हो सकता है? अब देखो, मान लो हम लोग मिल-जुल कर यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं। किसी को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी एंड 70% काम होने के बाद वो बंदा हमें छोड़कर चला गया, हमारी टीम छोड़कर चला गया। तो ऐसे केस में हमें तो कुछ नुकसान होगा ही, कोई खतरा तो होगा ही। तो उसको क्या कहा जाता है? रिसर्च में अगर कोई पर्सन बीच में रिसर्च को छोड़कर चला जाता है, तो उसको कहा जाता है एट्रिशन थ्रेट, यानी कि क्षयण संबंधी खतरा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि लगभग हर बार एग्जाम में आता है। तो पहले हम इंटरनल वैलिडिटी की बात करते हैं। आंतरिक वैधता क्या होती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो इंटरनल वैलिडिटी बेसिकली एक एक्सटेंट होता है to which a piece of evidence supports a claim about cause and effect। तो कभी भी cause and effect टर्म आपको दिख रही होगी, ठीक है? विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टडी, किसी भी पर्टिकुलर स्टडी के कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड अगर बात हो रही है, सो वो एट्रिशन थ्रेट हो सकता है। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स, एट्रिशन जो होता है ना, ये रिसर्च के लिए एक बहुत गलत चीज़ हो जाती है। किसी भी रिसर्च में जब एट्रिशन होता है, वो बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि ये बायसनेस सबसे ज़्यादा फैलाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? अब कोई पार्टिसिपेंट अगर
रिसर्च को बीच में छोड़ देता है, तो उसका जो काम था, ठीक है? जो उसका काम था वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, वो आधा रह जाएगा, या तो बाकियों के लिए ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएँगी, तो इसीलिए अट्रिशन सबसे ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, ओके? नेक्स्ट इज़ ओके, यहाँ पर ना आप लोगों के पास कुछ और टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि बाकी के थ्रेड्स हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही होती है कि जो बाकी के ऑप्शंस हैं उसको भी अच्छे से पढ़ें। तो इसके लिए सेपरेट थ्योरी सेशंस मैं लेकर आई हूँ। ओके, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं, बस कमेंट मुझे कर दीजिए, मैं ज़रूर आपको बता दूँगी उसका लिंक कहाँ मिलेगा। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। सो देखो, सर्वे रिसर्च होते हैं, हम लोगों से जा जाके अपने रिसर्च से रिलेटेड सर्वे पूछते हैं। उसमें दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। सो ओपन एंडेड के एडवांटेजेस के बारे में यहाँ पर बात की है, ठीक है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये हमेशा फ्री फ्लोइंग टेक्स्ट रिस्पॉन्स पे फोकस करते हैं, टेक्स्ट रिस्पॉन्स पर फोकस करते हैं, ठीक है? बिफोर यू सेंड आउट सर्वे, यू विल नीड टू नो विच टाइप ऑफ रिस्पॉन्स यू नीड। तो कौन से टाइप का रिस्पॉन्स आपको यूज करना है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस बेसिकली वो क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल सिंपल आंसर नहीं होते। देखो, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड में आपको आंसर देना होता है यस या नो में। ओपन एंडेड में यस या नो नहीं होते, ट्रू फॉल्स भी नहीं होते, एमसीक्यूज भी नहीं होते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, फ्री फॉर्म रिस्पॉन्स, यानी कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप खुलकर उसमें अपने व्यूज बताइए, ये ठीक है? रिस्पोंडेंट्स कैन आंसर इन देयर ओन टर्म्स, सही या गलत। दे कैन बी क्विकली एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंटरव्यूअर्स, एकदम से जो भी इंटरव्यूअर होता है वो बता देता है कि आपका जवाब किस लेवल पर था, सही था, गलत था, क्या था, ठीक है? ऐसा होता है, नहीं होता है। और ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया, अपने शब्दों में वो जवाब दे सकते हैं। दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज टू बी ड्राइव्ड, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर 3 ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स would have a true zero point? सो ट्रू जीरो पॉइंट रिसर्च में क्या होता है, ये होता है आपके पास रेशो, ओके? एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। देखो, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है यहाँ पर पूछा गया, ठीक है? रेशो आएगा लिखा हुआ या फिर रेशो स्केल लिखा होगा, दोनों एक ही मतलब है। स्केल क्या होता है, स्केल बेसिकली एक टूल होता है जिसकी मदद से हम किसी सिचुएशन को क्वांटिफाई कर सकते हैं या फिर कुछ और काम कर सकते हैं, ये यहाँ पर स्केल का मतलब होता है। अब रेशो स्केल की अगर बात करें, रेशो स्केल बेसिकली हमें अलाउ करता है एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में, और किसी भी चीज की, किसी भी डेटा की डिवीजन करने में, ठीक है? रेशो स्केल्स में हमेशा रियल जीरो पॉइंट होता है जिसको सेट किया जाता है फ्रॉम इंटरवल स्केल्स, ओके? सो ये कुछ चीजें हैं, इसमें आप लोगों को नॉमिनल स्केल पता होना चाहिए। नॉमिनल स्केल होता है एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है डेटा की। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, ये होता है दैट डेटा इज प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, किस ऑर्डर में डेटा को रखा गया है, ओके? इसके बाद आता है इंटरवल स्केल, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉमिनल एंड ऑर्डर डेटा आर प्रेजेंट इन इंटरवल स्केल। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। अरेंज द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट इवॉल्व्ड, ओके? सिंपलेस्ट से मोस्ट इवॉल्व में इसको हमने अरेंज करना है। तो सबसे पहला आता है रेशो यानी कि सी, उसके बाद आता है इंटरवल यानी कि डी, देन वी हैव ऑर्डिनल ए एंड बी, सी डी ए बी, यस हियर वी हैव सी डी, नॉमिनल लास्ट में होता है बी एंड ए, ओके? सो ये है, ओके? यहाँ पर सी डी बी नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ये है करेक्ट आंसर, ओके? सो यहाँ पर क्या है, सिंपलेस्ट टू मोस्ट इन्वॉल्व। सो सिंपलेस्ट नॉमिनल रहता है, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बेसिक सी चीजें इसमें रहती हैं। उसके बाद ऑर्डिनल, जो कि हमें बताता है क्या ऑर्डर है,
उसके बाद रेशियो और इंटरवल। इंटरवल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है एंड रेशियो स्केल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज ये भी देखो सेम टाइप का क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो अगर ये टॉपिक आपको पता होता तो 4 नंबर आपके पक्के थे, राइट? अगला है ऑनलाइन सर्वेज आर वेरी यूजफुल बिकॉज इंटरनेट यूजर्स ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट एन अनबायस्ड सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। ऑनलाइन सर्वे बोला है, ऑनलाइन सर्वे मेथड जो होता है रिसर्च में वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इसमें जो यूजर्स होते हैं वो बहुत आसानी से सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। गलत है ये स्टेटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कैसे हम वहां पर किसी के रिजल्ट्स की सैंपल का जो डेटा है उस पर विश्वास कर लें। स्टेटमेंट 2 बोलती है अ कन्वीनियंस सैंपल is one that is simply available to the researcher by virtue of its accessibility. Okay, so convenience यानी कि आपकी convenience के हिसाब से, आपकी सुविधा के हिसाब से जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल होता है आप उसी से अपने रिसर्च का काम चला लेते हो। ओके, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है साइंटिफिक रिसर्च इज व्हाट। सो साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है? डेटा ड्रिवन, रेप्लिकेबल, वेरीफाइबल या सब्जेक्टिविटी। सो ये आपके पास सब्जेक्टिविटीज में नहीं होती है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सही हैं। लास्ट क्वेश्चन है रिसर्च हाइपोथेसिस से रिलेटेड। ओके, अ रिस्क ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी कंफर्म्ड is more at 0.05 देन एट 0.1 पी लेवल। ओके, सो देखो कभी भी हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को तो वो अगर 0.05 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 0.01 पी लेवल से कम नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और रिस्क ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर इज लोअर एट 0.05। लोअर जो होता है वो 0.01 पर होता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सो करेक्ट आंसर आपके सामने है। So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.